नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इम्यूनिटी। इससे पहले हम वैक्सीन कंप्लीट कर चुके हैं, वैक्सीन भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो उसी चैप्टर में जिसमें वैक्सीन है उसी में एक टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी काफ़ी जनरल सा टर्म है, जनरली हम इसकी बात करें। वैसे आजकल हर कोई इम्यूनिटी सबसे फेमिलियर है। जिसने कभी भी बायोलॉजी ना पढ़ी हो उससे अगर हम पूछ लें इम्यूनिटी क्या होती है तो वो कहेगा इम्यूनिटी वो होती है जो हमें अगले 1 हफ्ते तक नॉमिनेशन से बचाती है, जिससे हम घर से बेघर होने से बच जाते हैं। बात सही है, कंसेप्ट तो वही है। जब हम इसका मतलब देखेंगे तो बात वही निकल के आएगी। कैसे इम्यूनिटी शब्द कैसे बना, अगर इसका मतलब हम समझ जाएं और उसका मतलब क्या है तो हमें लगेगा इम्यूनिटी को लेके जो भी बातें हैं वो सारी एक ही है। जैसे इम्यूनिटी शब्द बना लैटिन के एक वर्ड इम्यूनिस से, लैटिन में इम्यूनिस, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्री फ्रॉम। हिंदी में कहें तो किसी चीज़ से मुक्ति, उसका मतलब होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिस से बना। तो अब मुक्ति किस चीज़ से मुक्ति, कहाँ? तो जहाँ हम अभी बात कर रहे थे बिग बॉस वाली, तो वहाँ तो इसकी मुक्ति क्या हुई, घर से बेघर होने के डर से मुक्ति। इम्यूनिटी मिल गई, अगले 1 हफ्ते तक आप कहीं नहीं जाने वाले यहाँ हो। लेकिन यहाँ अब जब हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस में इसका क्या मतलब है, तो यहाँ इम्यूनिटी का मतलब आता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब अब हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि किसी बीमारी से हम बीमार होंगे या नहीं, किसी खास सेंस में कोई एक पैथोजन पर्टिकुलर, कोई एक बैक्टीरिया वायरस, वो अब हमें बीमार नहीं कर पाएगा। तो उस डर से मुक्ति। घुमा फिरा के बात थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी घूम फिर के है, पर इम्यूनिटी का मतलब वो होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाना। अब हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं रहता है, किसी पर्टिकुलर सेंस में बात करें तो। अब ये हम कहीं भी कह सकते हैं ओवरऑल, चाहे बिग बॉस वाली इम्यूनिटी हो चाहे बायोलॉजी वाली इम्यूनिटी हो, मतलब एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। अब देखते हैं हमारे सिलेबस में इम्यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे, वो देखते हैं। तो इसी बार का अगर मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम 2018 वाला ही हुआ है आरएएस का, आरएएस 2018 मेन एग्जाम में इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आ चुका है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन था कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है और उसके क्या प्रकार है। अब ये क्वेश्चन देखना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इम्यूनिटी, अब अगर हम केवल नाम सुन के इम्यूनिटी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ते जाएं इम्यूनिटी की, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। क्योंकि अब इतने डीप में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं सरफेस लेवल के। क्योंकि एक तो सब्जेक्ट जो है पहले ही लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, बहुत ज़्यादा डीप साइंस हमें नहीं पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक अगर हम डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो साइंस का ही सिलेबस इतना हो जाएगा जितना सारा आरएएस का बाकी का भी नहीं है। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि सरफेस लेवल की चीज़ें पढ़नी है, कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है हमें यहाँ। तो अब यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है वो एक बार मैं लिख देता हूँ। सिलेबस में 3-4 शब्द लिखे हुए हैं, जैसे एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी, तीसरा इम्यूनिटी और चौथा इम्यूनाइजेशन। केवल ये 4 शब्द हमारे मेन एग्जाम के सिलेबस में लिखे हुए हैं। एंटीजन मतलब प्रतिजन, ये प्रतिरक्षी, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा, और इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, जो प्रतिरक्षण। ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, हमें इन चारों का ही मतलब समझना है और थोड़ी सी बेसिक सी बातें करनी है। जैसे एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, इन दोनों की डेफिनेशन देखनी है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखनी है थोड़ी सी, उसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे, यहाँ वो बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है। और इम्यूनिटी क्या होती है, उसके टाइप्स देखने हैं जनरली, और इम्यूनाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, वो हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया, शब्द हमें समझ में आ गया। इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति, फ्री फ्रॉम। अब करते हैं स्टार्ट इम्यूनिटी चैप्टर। तो पहले तो इम्यूनिटी होती क्या है ये हम समझ चुके हैं। इसकी अगर डेफिनेशन लिखने को है तो क्या लिखेंगे कि ये हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें रोगाणुओं से, बीमारियों से मुक्ति दिलाती है या उनके बीमारियों के प्रति हमारी रोधक क्षमता उत्पन्न करती है, वो होती है इम्यूनिटी। अब देखते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स क्या होते हैं इसके।
तो बेसिकली इसके शुरू में होते हैं 2 टाइप्स, फिर डिटेल में आगे वो और होंगे टाइप के सब टाइप, वो आगे देखेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों शब्द इंग्लिश में ही याद रखना ज़्यादा सही है, क्योंकि इनका हिंदी ट्रांसलेशन जो होगा, गूगल ट्रांसलेटर जो करता है ट्रांसलेशन, वो कुछ भी लिख देता है। इसलिए आप इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो जरूर देख लें। ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसका हिंदी में उपार्जित भी लिख देते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा या हासिल प्रतिरक्षा, गूगल की मर्जी है, गूगल फ्री है अपने लिए, वो कुछ भी लिख देता है। इसलिए एक बार इंग्लिश वाला जो शब्द है वो देख लेना जरूरी है। ऐसे इन्नेट इम्यूनिटी को क्या लिख देते हैं, सहज प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। ये डिपेंड है गूगल का आज मूड कैसा है ट्रांसलेटर का। अगर वो ठीक है, खुश है, तो कुछ ऐसा लिख देगा जो आपके समझ में आए। वो परेशान है, आज सुबह सुबह उसकी लड़ाई हुई है घर में, तो वो कुछ ऐसा दे देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा एग्जाम भी हो जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। वो कुछ भी, आम आदमी का ट्रांसलेशन मैंगो मैन कर सकता है, कॉमन मैन भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो इसलिए टेक्निकल टर्म जो है वो आप एक्चुअल में इंग्लिश में जो है वो एक बार देख लें क्या है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी पे क्वेश्चन आया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और उसके क्या प्रकार है। आरएस मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स, और 50 शब्दों में लिखना था, 50 वर्ड्स। उसके लिए स्पेस दिया हुआ आता ही है कॉपी में, पता ही होगा आपको। यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है और उसके प्रकार बताइए, और 4 लाइन उसके लिए नीचे स्पेस दिया हुआ आता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है। दोनों के नाम से पता चल रहा है क्या है। इन्नेट मतलब जो जन्म से हमारे पास है, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी भी कहते हैं इसे, मतलब इस सब में है। और एक्वायर्ड जो होता है, जब हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ एक्वायर्ड करते हैं, कुछ अर्जित करते हैं, वो होती है एक्वायर्ड। ये सबकी अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ये बेसिक है, ये सबके पास है। जैसे पहले हफ्ते में कोई बाहर नहीं होगा बिग बॉस से, तो ये इम्यूनिटी उस तरह की हो गई, इन्नेट सबको मिलेगी ये फिर आगे हम जो टास्क में अर्जित करते हैं वो किसको क्या मिलेगी। अब देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। सबसे पहले तो ये लिखते हैं ये सबके लिए है और बाय बर्थ है, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये होती है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट नहीं होती, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये विशिष्ट नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है। और यहाँ क्या होता है, ये बाय बर्थ नहीं होती, ये हम एक्वायर करते हैं, नाम लिखा हुआ है ये एक्वायर्ड। और दूसरा इसकी विशेषता है, ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक मतलब रोगाणु विशिष्ट। हर रोगाणु के लिए एक अलग टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है। बैक्टीरिया के लिए किसी खास बैक्टीरिया के लिए अलग, वायरस के लिए अलग। अगर ऐसा ना होता तो कोई जनरल एक टीका हम लगा देते और सारी बीमारियों से हम उसी से लड़ते रहते। हर रोग के लिए हर बार नया टीका क्यों बनाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक, रोगाणु विशिष्ट। पहला लक्षण इसका ये है। और दूसरा और इसका खास जो लक्षण है, इसमें होती है मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है, मतलब एक बार किसी रोगाणु के लिए जो इम्यूनिटी बनी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनी, तो उसकी अगली बार के लिए एक याददाश्त हमारे पास सेव रहती है। ये इसी का लक्षण है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। इसको जब डिटेल में देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे, वो देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को आगे डिटेल में देखते हैं। पहले बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया कि ये सबके पास होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। ये 4 टाइप की होती है, 4 मेजर पार्ट हैं इसके। नंबर 1 फिजिकल बैरियर। नंबर 2 फिजियोलॉजिकल। नंबर 3 सेल्यूलर बैरियर, ये बैरियर कॉमन है। और नंबर 4 साइटोकाइन। हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है,
ये साइटोकाइन, वही देवनागरी में लिखना है बस, क्योंकि इनका हिंदी ट्रांसलेशन जो किया जाएगा वो एकदम मीनिंगलेस होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। तो आप यही लिखें साइटोकाइन, सेलुलर का कोशिकीय लिख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल का फिजियोलॉजिकल ही लिखें हिंदी में, और फिजिकल का शारीरिक लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब ये बैरियर क्या क्या होते हैं पहले देखते हैं। फिजिकल बैरियर, ये किसका टाइप है? इन्नेट इम्यूनिटी का। फिजिकल बैरियर क्या होता है, और ये सबके पास है। जैसे हमारी स्किन, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो आने से पहले उसका सबसे पहले किससे सामना होगा? हमारी स्किन से। यही बहुत सारे पैथोजेंस को रोकती है, बहुत सारे रोगाणु को रोकती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, माइट्स हो, कुछ और भी ऐसे जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो स्किन उनको रोकती है। साथ ही स्किन पे रोम होते हैं, बाल, स्किन पे कुछ जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, सीबम बोलते हैं जिनको, वो उन रोगाणुओं को मारने में हेल्प करती है। तो ये सबसे पहला बैरियर है हमारा, क्या? स्किन। सबके पास है स्किन, इसलिए इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप है, स्किन सब में होती है। ऐसे ही इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, ये फिजिकल बैरियर, शारीरिक अवरोध। दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल, कायिकीय बोलते हैं जिसको हिंदी में वैसे, पर आपको फिजियोलॉजिकल याद रखना है। इसके क्या क्या टाइप है? जैसे हमारे स्टोमक में क्या होता है? एसिड। एसिड किसका? स्टोमक। आमाशय का अम्ल। दूसरा जैसे लार, सलाइवा। और आंसू में होता है जैसे लाइसोजाइम, एंजाइम जो होता है। कहने का मतलब कोई पैथोजन मान लीजिए स्किन के कांटेक्ट में ना आके सीधा हमारे मुंह से अंदर गया, अब उसको हम कैसे किल करेंगे? हाँ, एक और बात, इन्हीं सबको बोलते हैं बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, रक्षा की प्रथम पंक्ति। जब भी हमारी बॉडी पे कुछ अटैक होगा तो सबसे पहले उसका सामना इससे होगा। जैसे बॉर्डर पे बीएसएफ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले सामना इससे होगा। पहले स्किन रुकेगी, अगर स्किन नहीं रुक पाई और बॉडी में अंदर आ चुका है, मान लीजिए हमने सांस ली, सांस के साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस अंदर गए, तब उनके साथ क्या होगा? अगर वो स्टोमक में पहुंच गए तो यहाँ तो बचना उनका बहुत मुश्किल है। यहाँ तो कंसंट्रेट HCl, और उसकी भी pH कितनी होती है? 1.5, बहुत ज़्यादा एसिडिक, मतलब आग ही आ गए अंदर। कहाँ? स्टमक में। इतना तेज एसिड होता है ये, जो पत्थर छोड़ के सब कुछ पचा सकता है हमारे स्टमक में जो होता है। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, अगर स्टमक में पहुंचाए तो उसका मरना लगभग तय है। लेकिन अगर मान लो इसके कांटेक्ट में ही नहीं आया वो, तब हम बीमार हो सकते हैं, संभावना है। चलिए, एक ये हुआ स्टमक का एसिड। दूसरा क्या है? सलाइवा। ये भी मुंह की लार जो हमारी होती है, इसमें टाइलिन होता है, वो भी एसिडिक होता है, वो भी पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है। फिर आंसू, आंखों से जो आंसू निकलते हैं, ये आंखों की रक्षा करते रहते हैं। लाइसोजाइम इनमें होता है, ये भी पैथोजेंस को किल करते हैं। तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। फिर अगला आता है सेलुलर। अगर मान लो कोई पैथोजन इन सब बैरियर को पार कर चुका है और अब भी हमारी बॉडी में है, फिर आता है सेलुलर डिफेंस। इसमें होती है WBC, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेज। ये सब सेलुलर इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको बोलते हैं। अब ये सब उस पैथोजन को, जब वो बॉडी में अंदर आ चुका है, हमारे ब्लड में आ चुका है या अंदर फ्लूइड में आ चुका है, तो ये सब उसको पर्टिकुलर पकड़ के किल करते हैं। ये बॉडी की आर्मी कही जाती है, हमारी डिफेंस आर्मी। और लास्ट में बचता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? जब वायरस से इन्फेक्शन होता है किसी सेल में, तो वो कुछ खास चीजें सीक्रेट करती है, उनको बोलते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जब वायरस से हम इन्फेक्टेड होते हैं तो जो सेल इन्फेक्ट हुई है वायरस से, वो सीक्रेट करती है इंटरफेरोन। इससे क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सेल इन्फेक्टेड हुई है, तो ये सेल सीक्रेट करेगी कुछ इंटरफेरोन्स।
अब ये तो इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन ये इंटरफेरेंस क्या करते हैं, इसके आसपास की जो दूसरी सेल्स हैं उनको इन्फेक्टेड नहीं होने देते। मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ये जो सेल है ये कहती है भाई मैं तो गई, मैं तो मर गई, लेकिन तुम बच जाओ। और कैसे बच जाओ, मैं तुम्हें बता के जा रही हूँ इससे कैसे लड़ना है। जो आया है इसके लिए मुझे इसकी सारी अब इन्फॉर्मेशन पता है, तो तुम ये चीज़ें ले लो मेरे से, ये इंटरफेरोन है और अब तुम बच जाओगे। मैं खुद तो शहीद हो रही हूँ पर तुम्हें बचा जाऊँगी। ठीक है, ये वो बॉर्डर फिल्म का सुनील शेट्टी। तो ये है इंटरफेरोन, जो क्या करता है, और ये कब काम करता है, जब वायरस से इन्फेक्टेड हो। वायरस से इन्फेक्टेड होती है कोई सेल तो वो सीक्रेट करेगी इंटरफेरोन, और ये इंटरफेरोन दूसरी सेल्स को बचाता है। ठीक है, तो ये हुआ साइटोकाइन बैरियर। ये चारों टाइप के जो हैं ये पार्ट होते हैं किसका, इन्नेट इम्यूनिटी का। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिस पे क्वेश्चन आया है। ये चीजें समझ में आई। हो सकता है एक्वायर्ड पे पहले आ चुका है, हो सकता है इस बार इस पे आ जाए, या ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा किस टाइप के इम्यूनिटी का पार्ट है या किस टाइप के बैरियर का पार्ट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड, जैसे नाम से पता चल रहा है हमने कोई चीज़ अर्जित की है, कमाई है, वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। परिभाषा पूछी गई थी इसकी और इसके टाइप पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहले तो ये बताना है आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो ये वो होती है जो हम एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं। हमारा शरीर ये बाई बर्थ नहीं होती, जन्म के बाद जो हम कमाते हैं, जो अर्जित करते हैं, हमारी बॉडी अडेप्ट करती है आसपास के एनवायरनमेंट से, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके टाइप्स क्या हैं वो देखते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसमें होगी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के 2 टाइप हैं बेसिकली। कौन कौन से, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। और इन दोनों के आगे 2 टाइप हैं, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। ऐसे यहां भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब पहले देखते हैं एक्टिव एक्वायर्ड क्या होती है और फिर देखेंगे पैसिव एक्वायर्ड क्या होती है। एक्टिव एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी हम जानते हैं ना जनरली, वो असल में एक्वायर्ड ही है। कहने का मतलब, या तो हम किसी पैथोजन से बीमार हों और बीमार होने के बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करे, तो वो कही जाती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और या हमें जब टीका लगाया जाए तो भी वो कही जाती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है, इसमें हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम जब इन्वॉल्व होगा, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, हमें बाहर से ही एंटीबॉडी दी जाती है डायरेक्ट, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं ये एक्टिव नेचुरल क्या है और एक्टिव आर्टिफिशियल क्या है। नेचुरल सिंपल सी, प्राकृतिक रूप से हम बीमार हों और बीमार होने के बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो उसमें और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, तो वो होती है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन नेचुरली बीमार होने के बजाय हमको दिया जाए वैक्सीन, तो वैक्सीन आर्टिफिशियल हो गया। जब वैक्सीन दिया जाए तो वैक्सीन के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमने वैक्सीन में पढ़ा था। तो जब उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वैक्सीन के थ्रू, तब हमें उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये नेचुरली किसी भी चीज से हम बीमार हों, पैथोजन जो आए, और ये आर्टिफिशियल हो गया। अब पैसिव में देखते हैं। पैसिव भी 2 टाइप का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव ये इसलिए क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं नेचुरल में क्या है और आर्टिफिशियल में क्या है। नेचुरल वो होता है बर्थ के टाइम, न्यू बॉर्न, अभी नवजात जो शिशु है, उनको एक बात कही जाती है, जैसे हर कोई गाइड करता है, जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, कि नवजात को माँ का दूध जल्दी से जल्दी पिलाना चाहिए, जरूर पिलाना चाहिए। क्यों? उसका रीजन यही है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि जो पहला दूध होता है माँ का,
उसको क्या बोलते हैं, पहले तो उसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये नाम भी पूछ सकते हैं। नवजात को जो पिलाए जाने वाला पहला दूध होता है माता का, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। हिंदी में इसको अब बड़े बड़े नाम है इसके, कुछ भी पीयूष भी बोलते हैं, कहीं कहीं नव दुग्ध भी बोलते हैं, अलग अलग लिखा मिल जाएगा, इसलिए आप कोलोस्ट्रम फोकस करें। ये टर्म यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पिलाया जाता है बच्चे को जन्म के तुरंत बाद। इसमें एक एंटीबॉडी होती है और उस एंटीबॉडी का नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ये क्या होती है, ये एंटीबॉडी का एक टाइप है जो किस में होता है, कोलोस्ट्रम में। तो जो मतलब नवजात जो है शिशु, उसको पहले दूध में ये होती है नेचुरली, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि उसमें क्या हुआ, जो शिशु है उसके खुद के इम्यून सिस्टम को कुछ भी नहीं करना पड़ा, माँ से सीधे बच्चे में इम्यूनिटी आ गई कोलोस्ट्रम के थ्रू, पहले दूध के द्वारा। तो इसलिए इसको बोला गया है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये नेचुरल है। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में जब होता है जब हम एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं, या सीरम का इंजेक्शन देते हैं, या एंटीवेनम का इंजेक्शन देते हैं, सीधे एंटीबॉडी देते हैं, तो वो क्या हुई, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे टेटेनस का इंजेक्शन जो होता है, डायरेक्ट हम एंटीबॉडी देते हैं टेटेनस की, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एंटी सीरम जब हम देते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। या जो सांप काटने के बाद सांप के जहर के अगेंस्ट हम देते हैं, सांप के जहर को बोलते हैं वेनम, और इसके इलाज के लिए जो दिया जाता है उसको बोलते हैं एंटीवेनम। तो एंटीवेनम भी इसी का टाइप है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी के दो टाइप हुए हैं, ये वाला पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, तो ये हमें लिखना था, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं इसके। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें लिम्फोसाइट के आधार पर, और इसके दो टाइप हैं छोटे छोटे से। सिंपली हम केवल नाम उनका देख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। इसी में दो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब जो लसिकाणु है उनके आधार पर दो टाइप है। कौन कौन से, CMIS एंड AMIS, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये बेस होती है T सेल्स पर, मतलब थाइमस सेल्स पर, T लिम्फोसाइट पे बेस होती है ये। इसमें यही पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। और ये बेस होती है B लिम्फोसाइट पर, B सेल्स पर। ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर इसमें भी पढ़ने को बहुत है, सिंपल जो हमारे काम हो जाए वो उतना ही है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये T सेल्स पे होता है, थाइमस सेल्स पे बेस होता है। अब थाइमस सेल्स क्या होती हैं, हमारी थाइमस ग्लैंड में होती हैं थाइमस सेल्स। ये पसलियों के को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो यहाँ बीच में होती है हड्डी, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर ही होता है, रिब्स के अंदर हार्ट, और हार्ट के पास ही होती है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड में जो सेल होती है उनको बोलते हैं थाइमस सेल्स। उनकी जो सेल्स होती हैं वो उनके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स है, ब्लड में जो है बी लिम्फोसाइट, उनसे जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अच्छा, इसमें एक जनरल चीज़ और पूछी जा सकती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी का मान लो लिवर खराब हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, तो हमें सुनते रहते हैं कि किसी की किडनी डोनेट कर दें। किडनी डोनेट करने के बाद क्या होता है, जिसने किडनी ली है उसकी बॉडी कई बार उसको फिर भी रिजेक्ट कर देती है, और हो सकता है कई बार उसकी डेथ भी हो जाए किडनी लेने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको लेती है एक फॉरेन पार्टिकल की तरह, हमारे लिए वो फॉरेन है बॉडी के लिए। तो बॉडी उसके अगेंस्ट बना लेती है एंटीबॉडी। वो समझती है कोई पैथोजन आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म में एक्टिव हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है और उस ऑर्गन को वो रिजेक्ट कर देती है, उसी ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, उसको किल कर देती है, उसको किल करने के लिए। तो कौन सी सेल होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब जो ग्राही है उसकी बॉडी इनमें से कौन सी टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करती है, तो वो ये है सेल म्यूटेटेड इम्यून सिस्टम, मतलब थाइमस सेल्स। यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने के लिए।
ठीक है, तो ये इसमें से केवल जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं एक दो क्वेश्चन। अब ये इसके टाइप कंप्लीट हो गए, इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। अब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दो चीज़ें और रह गई हैं वैसे तो, एंटीजन और एंटीबॉडी, सिंपल से दो नाम। एंटीजन क्या होता है, मतलब प्रतिजन, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी। दो नाम लिखे हुए हैं तो केवल दोनों की डेफिनेशन ही हम सिंपल से समझ लेते हैं। एंटीजन ऐसे प्रोटीनीय पदार्थ, ये प्रोटीन होते हैं, तो ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन मटेरियल जो हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, उनको बोलते हैं एंटीजन। प्रतिजन, हिंदी में इनको कहते हैं प्रतिजन, और इनको कहते हैं प्रतिरक्षी। तो एंटीजन ऐसे फॉरेन पार्टिकल हैं जो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट, एंटीबॉडी का बनना, प्रोडक्शन स्टिमुलेट करें, वो कहलाते हैं एंटीजन। यही इसकी डेफिनेशन है। और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी ये प्रोटीन है और ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी डेवलप करती है ताकि उनको किल किया जा सके। ये एक्शन रिएक्शन है एक तरह से, यही इनकी सिंपल डेफिनेशन है। तो बस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन काम अपना कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हल्का सा एक और चीज़ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ये दो तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू वगैरह, वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहले तो प्राइमरी कौन कौन से हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स इसमें हो गए, एक तो बोन मेरो और दूसरा थाइमस। ये प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू है, प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से, बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा, और थाइमस को थाइमस ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। और इसी के आगे जो सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन है ये हो गए प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन, प्राथमिक लसिका अंग, और सेकेंडरी जो हो जाएंगे मतलब द्वितीयक, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, स्प्लीन, प्लीहा बोलते हैं जिसे, इसके अलावा लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, माल्ट सेल्स, और इसके अलावा बचा पेयर्स पैचेज, ये छोटी आंत में होते हैं पेयर्स पैचेज, यही बोलते हैं इसको हिंदी में, इसलिए मैंने हिंदी लिखा है, छोटी आंत में होते हैं ये। और एक अपेंडिक्स, इसमें भी थोड़े बहुत लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ सेल्स होती हैं। तो केवल इनका नाम याद रखना जरूरी है कि प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से हैं और सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो ये प्राइमरी हैं, केवल ऑप्शन देके यही पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक लिम्फ लसिका अंग कौन कौन से, प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन हो गए बोन मेरो और थाइमस, और सेकेंडरी में हो गए स्प्लिन, प्लीहा, लिम्फ नोड्स, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये हमारी इनर लाइनिंग में होती हैं, जो भी हमारे सिस्टम को होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसकी इनर लाइनिंग होगी, ऐसे ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं उनकी इनर लाइनिंग हो गई, उन सब में होता है माल्ट अंदर। और सबसे ज़्यादा यही होता है, लगभग पूरे लिम्फोइड ऑर्गन का लगभग 50% यही होता है। पेयर्स पैचेज आंत में होते हैं छोटे छोटे, अपेंडिक्स में होते हैं कुछ। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। ये इसकी बात कंप्लीट हो गई कि इम्यूनिटी क्या होती है, प्राइमरी में इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड के टाइप पढ़ लिए हमने, इनेट के भी 4 टाइप पढ़ लिए। उसके बाद इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, फिर इसकी जो बीमारियां हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, वो यहाँ पढ़ने के बजाय डिजीज वाले चैप्टर में आगे हम देखेंगे। तो इम्यूनिटी के लिए आज इतना ही रखते हैं।